नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। कई जगहों पर हिंसाएं हुई और बहुत सारी खबरें आई, खास तौर पर मणिपुर को लेकर सर, और पश्चिम बंगाल में भी इस प्रकार की खबरें आई। और इस तमाम जो आज का पूरे दिन का मतदान के बीच जो महत्वपूर्ण खबरें थी, उस पर बातचीत करने के लिए और कहाँ कितना मतदान हुआ और मतदान के दौरान क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई, इसके लिए बात करने के लिए रोजाना एक तरह मेरे साथ मौजूद हैं अरुण चौबे सर, संपादक इंडिया.com के। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज हमने देखा सबसे पहले मणिपुर में फायरिंग हुई, दहशत में लोग आ गए थे और एक जगह तो ईवीएम तक तोड़ी गई। क्या यहाँ पर मतदान के बीच में ऐसी घटनाएं होना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, धन्यवाद नरेश जी। जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के लिए जो पहले चरण का मतदान जो है, जिसमें तकरीबन 17 करोड़ लोग जो है उसमें वोटर्स हैं, उसके तहत मतदान हुआ आज। मणिपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर के इर्द गिर्द बड़ी राजनीति हुई है और मणिपुर में 2 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर। उसमें इनर मणिपुर में खास जो है वायलेंस हुआ है कई जगहों पे, जिसमें कुछ जो आप जानते हैं कि वहाँ पर जो नागा, कुकीज एक साथ में और जो मैतेई कम्युनिटी है, उनके साथ आपस में क्लैश चल रहा है इतने दिनों से। पिछले साल मई के बाद से लगातार जातीय हिंसा जो है वो मामला चल रहा है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी सी, लेकिन मैं ये बता दूं कि वहाँ पर जो है बीजेपी इनर मणिपुर में जो है जीत चुकी है। वहाँ बसंत सिंह जो है उनका नाम है, वो जीते थे और उनका नाम बसंत कुमार सिंह, जो कि बीजेपी से पिछली बार जीते थे। और आउटर मणिपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से नागा पीपल्स फ्रंट, एक पार्टी वहाँ की रीजनल पार्टी है, उसके कैंडिडेट थे, वो जीते थे। लेकिन इस बार आश्चर्य नहीं कहूँगा, इस बार जो है वो जो है बीजेपी के जो एक्सपेंशन के प्लान के तहत जो है बीजेपी ने उनको एनडीए का एक पार्ट बना लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार हो सकता है वो फिर से जीत जाए। तो दोनों सीट जो है, अगर मतदान संपन्न होता है और ठीक से कुछ उस तरह की बातें नहीं होती, तो हो सकता है दोनों सीट बीजेपी के कब्जे में आ जाए। मतदान तो बहुत अच्छी तरीके से, अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो तेजी से मतदान हो रहा था। सुबह से हमने देखा कि शुरुआती 1 बजे तक करीब 40% से ज्यादा मतदान हो चुका था, 46% से अधिक। लेकिन जो खबरें आई हिंसा की, वो कुछ ठीक नहीं लगा। वो देखिए, मणिपुर में मैंने आपसे बताया कि मणिपुर की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मणिपुर में जो पिछले साल जातीय हिंसा शुरू हुई, तो उसमें जो मैतेई कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में है, लेकिन वो 10% के भूभाग पे रहती है और बाकी जो एरियाज है वो हिल्स का एरिया है, जो आउटर मणिपुर का कुकीज का जो वैली, जो मैतेईज जो है इम्फाल वैली के आसपास रहते हैं, जो कि कम एरिया है, मैदानी पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जो है कुकी और नागाज रहते हैं। और आपको बता दूं, जो कुकी और नागाज रहते हैं वो एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो एसटी ट्राइबल कम्युनिटी है, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो है एसटी के तहत आती है। उनको एसटी के रूप में काफी सहूलियतें मिली हुई थी। मणिपुर के लिए जो मैतेईज के लिए जो है, वहाँ के हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि साहब आप इनको भी, मैतेईज को भी उसमें लाभ दिया जाए रिजर्वेशन के तहत। तो उसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ है, लेकिन विरोध वहां से शुरू हुआ जिसके पीछे कई कारण आते हैं। और हिल्स एरिया में आपको मैं बता दूं कि 400 किलोमीटर का तकरीबन जो है म्यांमार से बॉर्डर टच करता है। तो आर्म्स और ड्रग्स की सप्लाई जो है हिल एरियाज में, और जो वहाँ चूंकि वहाँ पर सैनिक सरकार है वियतनाम में, तो वहाँ म्यांमार में, तो म्यांमार से जो बॉर्डर टच करता है, तो म्यांमार के काफी लोग, क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी में सिमिलरिटी है, वहां से काफी लोग इस हिल एरियाज में आके बस गए। सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, वहां की राज्य सरकार ने, जो बीरेन सिंह उसके चीफ मिनिस्टर हैं, 2 टर्म से दूसरे टर्म में है इस बार, उन्होंने जो अभियान छेड़ा, उसके बाद जो मैदानी हिली एरिया में वहां से वायलेंस शुरू हो गया है। वो भी एक कारण था प्रिक करने के लिए कि मैतेईज को और अधिकार मिल रहे हैं और उनके जो है, जो वहाँ पर अनाधिकारिक तौर से लोग रह रहे हैं, वो लोग भी थे। शायद ऐसा कारण बताया जा रहा है कि उन लोगों को भी हथियार की सप्लाई, और उन लोगों ने प्रिक किया वायलेंस को। इस तरह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में मैतेई, नागा, कुकीज का बहुत नुकसान हुआ है, नागाज का भी नुकसान हुआ है। लेकिन इन लोग जहां मेजॉरिटी थे, उन लोगों ने मैतेईज को का नुकसान किया है। तो इस तरह से आपस में जातीय संघर्ष अभी तक थमा नहीं है। और इसके बीच में जो ये चुनाव हो रहा है, वायलेंस दिख रहा है, तो उसी का प्रतिफल है, बिल्कुल उसी की झलक। इसके अलावा सर, हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में भी पत्थरबाजी हुई जब वहां पर चुनाव हो रहा था। तो विष्णुपुर शायद वो जगह है, तो वहां पर आज पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में ऐसा इस प्रकार की खबरें आई। तो पश्चिम बंगाल में हमने देखा रामनवमी पर भी वहाँ पर मुर्शिदाबाद में ये लगातार घटनाएं
तो चुनाव के दौरान ही ऐसा क्या संकेत दे रहा है? देखिए, आज तीन तीन जगह हैं, जो कूच बिहार है और अलीपुर धुराज करके एक जगह है और जलपाईगुड़ी। जी। तो ये तीनों रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज हैं। तो कूच बिहार और जलपाईगुड़ी दोनों शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, जी। वो एसटी, और तीसरी वाली जो है एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इन तीनों जगहों पे जो हो रहा है, जबकि ये तीनों सीटें जो है बीजेपी के पास में है। आपको बता दूं कि ये तीनों सीट जो है बीजेपी जीती हुई है पिछले 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। और इस बार जो है टीएमसी डेस्परेट है। आपको जैसे हम लोग चर्चा करते आए हुए हैं कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी जो है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इस बार डिटरमिन्ड है कि वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाएंगी। 42 में से वो पिछली बार जो है 22 सीट जीती थी। तो किसी भी स्थिति में नहीं चाहती वो उनकी एक तो संख्या कम हो, वो चाह रहे हैं कि संख्या पर उनका बढ़े, ताकि जो इंडिया ब्लॉक पे जो है मैक्सिमम वो जो है नेगोशिएट कर सकें, अगर इंडिया ब्लॉक के नंबर अच्छे आते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन बीजेपी की भी यही कोशिश है। बीजेपी ने जो पिछले लोकसभा इलेक्शन के बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, तो असेंबली इलेक्शन में बहुत सारी जगहों पे जो है इनके काडर को पीटा गया और मारा गया, जिसकी वजह से और वोटिंग का जो परसेंटेज का अंतर बहुत सारी, तकरीबन 100 सीट के आसपास जो है बहुत ज्यादा कम मतों से जो है बीजेपी हारी है। तो बीजेपी को लगता है कि हम लोग जो अग्रेसिव तरीके से चल के अपने मत प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे, तो वो जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस लोकसभा में भी और आने वाले नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में। तो वो भी, उनका काडर भी डेस्परेट है इन सीटों को रिटेन करने के लिए। तो दोनों तरफ के जो डिटरमिन्ड काडर्स हैं उनके बीच में ये टसल होना, और दूसरी बात ये आप जानते हैं कि वहां पर जो है ममता बनर्जी ने जो है अपना एक जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी में बना रखा है, और उन लोगों के साथ में जो है एक फैक्टर भी है, डर का फैक्टर, सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एनआरसी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग, विस्थापित लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उन लोगों में एक डर, वो लोग वहाँ के, एक तरह से देखा जाए तो रिपोर्ट्स ये भी आती हैं कि उन लोगों को वोटिंग राइट्स भी बहुत सारे इलीगल तरीके से पा गए हैं। तो ऐसे लोग जो है वायलेंस करने के लिए आगे रहते हैं, मुखर रहते हैं, ताकि उनके अंदर एक अनजाना सा डर भी रहता है कि अगर उस तरह के उनके मन की सरकार नहीं आती है तो उनका हित जो है साधन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा आज जैसे हम लोग तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये वो स्टेट थे जहां पर सभी सीटों पर एक बार में चुनाव होना था। तो तमिलनाडु की क्या स्थिति नजर आ रही है चुनाव को लेकर? तमिलनाडु में जो है, जैसा कि हम लोग कह सकते हैं कि तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर की जबरदस्त लोकप्रियता जो है इस बार देखने को मिली। जहां भी उन्होंने सभा की वहां पर जो है उनकी लोकप्रियता दिखी कि लोग जो है उनको हाथों हाथ स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये कितना परसेंटेज, जो क्योंकि पिछली बार उनका मत प्रतिशत जो है वो 3-4% से भी नीचे रहा लोकसभा इलेक्शन में, तो इस वजह से थोड़ा संशय है। लेकिन जिस तरह से रिस्पांस आया है उनके प्रोग्राम्स को लेकर, और जिस तरह से जो है स्टालिन की सरकार को ड्रग्स और करप्शन के मामले में दोनों दल, आप देखेंगे कि एआईडीएमके लेड अलायंस जो है, सनातन पर जो स्टालिन के बेटे ने जो बयान दिया था, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल निशाना साधा है। जी। तो ये सब मैसेज है जो कि मैं बता दूं कि जब मीनाक्षी टेम्पल में वो उस समय उपवास कर रहे थे राम मंदिर उद्घाटन के पहले, तो वहां से जो एक सामीप्य एक स्थापित हुआ सनातन की परंपरा के लेकर, वो इमोशनल मामला है। वो दूसरी बात मैं कहा कि जातिवाद नहीं, परिवारवाद के उस पे, करप्शन के उस पे, और तीसरा ड्रग का नेटवर्क। एआईडीएमके भी अटैक कर रही है डीएमके लेड अलायंस पर कि इन लोगों ने ड्रग्स के रैकेट को बढ़ावा दिया है और करप्शन चारों तरफ फैला दिया है भाई भतीजावाद के नाम पे। तो दोनों, जो बीजेपी, वहां त्रिकोणी मामला हो गया एक तरह से, जबकि इसके पहले दो पक्षी मामला हुआ करता था, बाइपोलर पॉलिटिक्स, या तो एआईडीएमके लेड अलायंस जीतता था या फिर डीएमके लेड अलायंस जीतता था। लेकिन इसके बीच में बीजेपी ने एमडीएम, पीएमके और दूसरे, और जो टीएमसी मूवनार का जो वो पार्टी है, और इसके अलावा जो है और रीजनल पार्टीज के साथ में जो वहाँ अलायंस किया है, तो त्रिकोणी संघर्ष हो रहा है। त्रिकोणी संघर्ष में थोड़ा सा जो है एज मिलता है। जैसे बीजेपी लेड अलायंस को जो है थोड़ा सा एज इसलिए है कि जो पार्टी पीएमके जो है पहले तमिलनाडु में उनके साथ थी, डीएमके के साथ में, अब वो इनके साथ में आ गई है, तो उसका भी वोट बैंक है नॉर्थ तमिलनाडु में। तो इस वजह से लगता है कि बीजेपी इस बार अपना खाता भी खोल सकती है, या हो सकता है उससे बेहतर उनको कुछ सीटें भी मिल जाए। जी, इसकी संभावनाएं हैं। तो सर, ऐसे कौन से राज्य आज ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी वोटिंग हुई है? क्योंकि हमने सुबह से देखा कि खास तौर पर जो
पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर सुबह से अच्छी वोटिंग हो रही थी। हाँ, कहाँ इसमें कहाँ? इसमें इसमें मैं बता दूं आपको कि नॉर्थ ईस्ट की 15 सीट जो है आज वहां पर पोलिंग हो रही है, वोटिंग हुई है। और उन सीट्स पे आप देखेंगे कि त्रिपुरा है और ये राज्य हैं, असम है, मिजोरम है, मिजोरम है। मणिपुर में चूंकि वायलेंस इस समय काफी हुआ है, फिर भी वहां पर मैं दोपहर तक देख रहा था, 3 बजे तक जो है 50% से ऊपर तकरीबन जो है मतदान हुआ था। तो इन सब राज्यों में, छोटे राज्य हैं, यहाँ पर जो मत प्रतिशत जो है वो तकरीबन 70% से ऊपर जाता है। मैदानी भागों में बिहार और उत्तर प्रदेश में इतना मत प्रतिशत नहीं बढ़ता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में वहाँ की जो अवेयरनेस जो है दूसरे ढंग की है। वहाँ पर लोग बड़ी तेजी, कम जनसंख्या हो है हर एक कंस्टिट्यूंसी में, अगर हम असेंबली कंस्टिट्यूंसी ले या लोकसभा कंस्टिट्यूंसी ले, तो वहाँ पर उस तरह का वोटर्स का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। तो इस वजह से जितने लोग वोटर्स हैं उनमें एक अजीब सा उत्साह दिखता है, और वहाँ का लिटरेसी रेट भी बेहतर है। तो इस वजह से कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग जो है मत देने के लिए, अपना पोल जो उसको देने, कास्ट करने के लिए बहुत मुखर तरीके से आगे आते हैं। और इस बार भी ये उम्मीद है कि वो तकरीबन जो है 70% से ऊपर जो है उनका मत प्रतिशत रहेगा। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज जैसा चुनाव हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी आज सपा की ओर से कई प्रकार के आरोप लगाए गए कि जगह जगह पर उन्हें बहुत सारे आरोप सपा की ओर से लगाए गए। हाँ, अखिलेश मुस्लिम महिलाओं को लेकर उन्हें आरोप। अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया कि पहले दौर में जो है उनका जो है शो जो है फीका रहा, बीजेपी का शो। तो ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। पॉलिटिकल पोस्चरिंग इस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ था इस बार वाला, पिछला वाला उत्तर प्रदेश का 2022 का, तो उसमें जो है जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके बाद बिल्कुल जिस तरह से जो वेव चल रही थी, जिसको अखिलेश यादव लग रहा था कि जो है इस बार पूरा वेस्टर्न यूपी जो है डोमिनेट करेंगे, वो पॉलिटिकल पोस्चरिंग थी। और लोगों को लग भी रहा था कि परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पिछले इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो इस समय 8 सीट पे इलेक्शन हो रहा है, इसमें से तकरीबन मुझे लगता है 3 बीएसपी जीती थी, 2 समाजवादी पार्टी जीती थी, 3 ही सीट जो है बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला दूसरा है। मामला दूसरा इस तरह से है कि रामपुर में भी जो वोटिंग हो रही, वहां पर भी आप देखेंगे रामपुर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहां पर है। सहारनपुर में आपको मैं बता दूं कि वहां भी ये जो 8 सीट है, इसमें आप देखेंगे कि माइनॉरिटी कंसोलिडेशन जो है शेड्यूल कास्ट वोट्स के साथ बहुत जबरदस्त है। लेकिन यही कुछ क्षेत्र है जैसे बिजनौर वगैरह में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है जाट वोट बैंक भी है। तो इस वजह से जयंत चौधरी के आने से लगता है कि बीजेपी जो है इंडिया अलायंस के साथ होते तो मजबूती मिल सकती है। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस के साथ में जयंत चौधरी होते और कांग्रेस अगर साथ में होती, कांग्रेस कह रहा हूँ, बीएसपी साथ में होती, तो ये तीनों मिलके एक लीथल अलायंस, यानी बहुत बहुत कॉम्पैक्ट अलायंस होता। और बीजेपी के लिए 8 में से जो 3 सीट जीती थी, वो सीट भी जीतनी मुश्किल होती है। इस तरह फिर अलायंस का रुख दूसरा होता है, यूं आप कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर सर, अगर आज की वोटिंग को हम लोग देखें तो अब जो है अगले चरण के लिए चुनाव प्रचार तो हालांकि जारी है। आज कई बड़े नेताओं ने नामांकन भी किया है। तो आप इसमें ये भी देखिए, जो 102 सीट थी, इसमें से तकरीबन एनडीए जो अलायंस को जो है पिछली बार 2019 में 37 सीट जीते थे लोग, और बाकी सीट जो है दूसरे घटक के लोग जीत पाए थे। उसमें ये समाजवादी पार्टी की सीट्स हैं और बीएसपी की सीट्स हैं, बाकी दूसरे लोग थे, उन लोगों ने जीता था। तो उस पर, जबकि इस नंबर को इस बार बीजेपी चाह रही है, जो बीजेपी लेड यानी एनडीए अलायंस है, वो चाह रहा है कि 37 से और ज्यादा बढ़े, क्योंकि इस फेज में जो है बीजेपी को कम सीट मिली थी कंपैरेटिवली देखा जाए। तो उनका इस बार का उत्साह है कि वो लोग इसको जो है इसको बढ़ाए। अब कितना बढ़ेगा ये तो अब आज कैद हो चुका है, ये तो नतीजे आएंगे। तो देखिए, आज पहले चरण का चुनाव हो गया है, अब दूसरे चरण का इंतजार लोगों को है। जो तैयारियां हैं और चुनाव प्रचार है वो जोरों शोरों से है। दूसरे चरण के लिए जहां जहां चुनाव होने हैं वहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज कई जगह नामांकन हुए हैं। अब ये देखना है कि पहले चरण के जब नतीजे आएंगे वो कितने चौंकाते हैं और पिछली बार से इस बार के नतीजे में कितना बदलाव आता है। तमाम लोकसभा चुनाव की खबरें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियोस के जरिए और पोल पंच के जरिए। तो रोजाना जुड़िए हमारे पोल पंच के साथ और हम आपको रोजाना ये जो खबरें हैं, पॉलिटिकल खबरें जो हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें हैं, वो बताते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।